स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गर्ड फॉल्टिंग्स। फॉल्टिंग्स को ये जो पुरस्कार मिला है ये अर्थमेटिक ज्योमेट्री यानी कि जो अंक गणितीय ज्यामिति है उसके अंदर शक्तिशाली उपकरण पेश करने और जो मॉडल और लेंथ थे, ठीक है, इन्होंने क्या थी, एक डायोफेंटाइन कंजेक्चर दिया था, यानी कि एक जो डायोफेंटाइन अनुमान थे वो लगाए थे इन्होंने कुछ। तो अब गर्ड फॉल्टिंग्स ने क्या किया है, इन अनुमानों को जो है हल कर दिया है, ठीक है। और अब फॉल्टिंग्स के द्वारा सिद्ध किए जाने के बाद ये जो मॉडल का डायोफेंटाइन अनुमान था ना, उसे अब फॉल्टिंग्स थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। गर्ड फॉल्टिंग जो है ये पहले जर्मन गणितज्ञ बने हैं जिन्हें एबल पुरस्कार मिला है। और ये जो एबल पुरस्कार है ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसे जो है गणित का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गणित का जो नोबेल प्राइज़ है इसे ही कहते हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वेन सरकार द्वारा नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के माध्यम से हर साल दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गणित पुरस्कार है, ठीक है। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2002 के अंदर हुई थी। और इस अवार्ड का नाम नॉर्वे के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर पड़ा है। इस अवार्ड के अंदर विजेता को लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वेन क्रोन की राशि मिलती है, जो लगभग 7,70,000 US डॉलर के बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या था हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये अवार्ड किसको मिला है? गर्ड फॉल्टिंग्स को। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा पद्मा विश्वनाथन। ये जो पद्मा विश्वनाथन है ये एक कनाडियाई अमेरिकन लेखक है और इन्होंने जो है ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ नाम की जो किताब है, ठीक है, जो कि किसने लिखी है? एना पाउला माया ने, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली हैं, ठीक है। तो इस किताब का उन्होंने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है, यानी कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इसी ट्रांसलेशन के लिए इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये मई 2026 को लंदन के अंदर में आयोजित किए जाएंगे। और इस बार जो है टोटल 6 पुस्तकों को अंतिम सूची के अंदर में शामिल किया गया है। और इसकी जो खास बात यह है कि इनमें से जो 5 महिलाएं हैं वो राइटर हैं और 4 महिलाएं जो हैं वो ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक हैं। इस पुरस्कार के तहत जो विजेता होगा उसको 50,000 पाउंड की एक राशि दी जाएगी, जो कि लेखक और अनुवादक इन दोनों के बीच में समान रूप से बांट दी जाएगी। तो ये पुरस्कार जो होते हैं ये हर साल उस बेहतरीन फिक्शन कृति को दिया जाता है जिसे इंग्लिश भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया गया हो और जो ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जफर इकबाल। ये हॉकी इंडिया का 8वां वार्षिक पुरस्कार समारोह था और इसका आयोजन जो था वो नई दिल्ली में किया गया है। इस हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की स्थापना सन 2014 में हुई थी, जिसे भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और राज्य की इकाइयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता ये प्रदान करेगा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो मिला है हार्दिक सिंह को। और महिलाओं के अंदर नवनीत कौर जो है ये प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। इसके अलावा जो बेस्ट गोलकीपर हैं वो बीचू देवी खरीबाम हैं और जो डिफेंडर हैं ये संजय हैं और जो बेस्ट मिडफील्डर है ये सुमित हैं और जो बेस्ट फॉरवर्ड चुने गए हैं वो सुखजीत सिंह चुने गए हैं। और प्लेयर ऑफ द ईयर को 20 लाख रुपए का प्राइज़ मिला है। और इसके अलावा ये जो 4 फील्ड हैं इनके अंदर में 5 लाख रुपए का इनाम इनको प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। और ये जो जफर इकबाल थे ये जो 1980 के अंदर में मॉस्को ओलंपिक हुआ था उसके अंदर जो भारत की टीम थी उसने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये उसके हिस्सा थे, ठीक है। और इनको जो है 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हॉकी झारखंड जो है इसको जमीनी स्तर पर हॉकी के विकास में उसके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आगामी प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 में जो पुरुष हैं उसमें प्रिंस दीप सिंह और महिला में साक्षी राणा को जो है ये सम्मान दिया गया है। इन दोनों को
पुरस्कार के साथ प्रत्येक को 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव जो है ये उड़ीसा कैडर के वर्ष 1996 के यानी कि 1996 बैच के जो है एक आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने जो है फैज़ अहमद किदवई का स्थान लिया है। तो ये जो फैज़ अहमद किदवई हैं इनका जो ट्रांसफ़र है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में कर दिया गया है, जिसकी वजह से वीर विक्रम यादव ने जो है इनका स्थान लिया है। और वीर विक्रम यादव जो हैं ये वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और इनकी जो नियुक्ति की है ये कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है ACC उसके द्वारा की गई है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हमारा कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है 23 गोल्ड, 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और दूसरे नंबर पर जो रहा वो था उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है टोटल 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो झारखंड रहा, जिसने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ के अंदर में किया गया है। और इसका जो मैस्कट है यानी कि इसका जो शुभांकर है वो मोरवीर रखा गया था। तो बेसिकली इन खेलों का जो उद्देश्य है वो जितनी भी आदिवासी समुदाय हैं उनके बीच में खेलों को बढ़ावा देना है। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल और गैस टैंकरों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसका जो उद्देश्य है वो ईरान और इजराइल की जो जंग हो रही है उसके कारण जो क्षेत्रीय तनाव हो गया है ना, उसकी वजह से कच्चे तेल को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है। इसके तहत भारत ने जो ओमान की खाड़ी है, ठीक है, तो इस ओमान की खाड़ी के अंदर में डिस्ट्रॉयर और जो फ्रिगेट है उसके सहित 5 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत तैनात किए हैं। किस शहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वर्कला, केरल। इस प्रोग्राम की जो कमांड है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो सलाहकार बोर्ड है उसने संभाली है। और इसे जो है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का सपोर्ट प्राप्त है। ये प्रोग्राम सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देगा, विशेषकर जो SDG 11, 12 और 13 हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को अपने 77 नंबर का जो उनका सत्र हुआ था इसके दौरान इस संबंध में एक प्रस्ताव अपनाया था। और ये जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को जो है विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी खाद्य अपशिष्ट। तो आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मीन आंग हलाइंग। इन्होंने 2021 के अंदर आंग सांग सूची की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया था। मीन ऑन्ग हाइंग जो है ये म्यांमार के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी किस पुस्तक के लिए 2026 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड NBCC दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मदर मैरी कम्स टू मी। उन्हें यह पुरस्कार आत्मकथा या संस्करण श्रेणी यानी कि ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी के अंदर में दिया गया है। यह किताब उनकी माता मैरी रॉय के साथ उनके जटिल संबंधों पर आधारित है। ये पुरस्कार जो है ये USA के अंदर में साहित्य और सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पुस्तकों को दिया जाता है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उचराल न्याम ओसोर। ये मंगोलियन पीपल्स पार्टी यानी कि MPP से हैं और राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बीच में 9 महीने के अंदर में देश के जो है ये तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक, इन्होंने जो है जदन शतर गोम्बोजाव का स्थान लिया है। इससे पहले ओसोर जो थे ये डिजिटल विकास और संचार मंत्री थे। उन्होंने 19 मंत्रियों की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है। किस देश ने मध्य पूर्व के तनाव के कारण तेल आपूर्ति में बाधा की आशंका पर राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपाइन। फिलीपाइन ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल यानी कि नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहाँ पर जो है जितने भी ईंधन के भंडार हैं उनमें भारी कमी आ गई है और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं
वो 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। उड़ान 2.0 योजना के तहत वर्ष 2036 तक कितने नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट। ये योजना मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने, पुराने हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करने और छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 28,840 करोड़ रुपए के साथ जो है मंजूर की गई है। और इसकी जो अवधि रखी गई है वो वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2035-36 तक, यानी कि टोटल 10 वर्षों के लिए रखी गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, किमी एंटोनली। ये जो है इसके सबसे युवा विजेता भी बने हैं और इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु के अंदर में ये खिताब जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये जो है इटली के ड्राइवर हैं। कहाँ के हैं? इटली के। और सेकंड पोजीशन जो है वो किसे मिली है? तो दूसरा स्थान मिला है ऑस्कर पियास्त्री को। इन्होंने जो है मैक्लेरिन जो गाड़ी है वो चलाई है। और तीसरे स्थान पर रहे थे चार्ल्स लेक्लर, इन्होंने जो है फरारी चलाई है। किमी एंटोनली ने मर्सिडीज चलाई है। इन्होंने सुजुका सर्किट में आयोजित रेस जीतकर लगातार दूसरी जीत हासिल की और सबसे कम उम्र के F1 चैंपियनशिप लीडर बनने का इतिहास रच दिया है। प्रवासी वन्य जीवन प्रजातियों के संरक्षण पर CMS COP15 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के कैंपो ग्रैंडे में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर कैंपो ग्रैंडे। ठीक है, और इसका जो और ये पहली बार है जब ब्राज़ील इस महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रवासी पशुओं और उनके आवासों का संरक्षण करना है। और अगर आपसे इस COP15 की थीम पूछी जाए तो इसकी थीम है कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो कौन है? ये UNEP और CMS सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, और जो ब्राज़ील की सरकार है ये उसे होस्ट कर रही है। और इसका जो लोगो है उसके अंदर में एक जैगुआर, एक अमेज़न कैटफिश और एक सी बर्ड है। इस सम्मेलन में लगभग 40 नई प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें चीता और धारदारी लकड़बग्गा शामिल है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेंडा वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर है टकेडा। क्यूडेंगा वैक्सीन जापान की दवा कंपनी टकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ये एक लाइव अटेन्यूएटेड यानी कि एक जीवित शीर्ण टेट्रावेलेंट वैक्सीन है जो डेंगू के चारों प्रकार डेन 1, 2, 3 और 4 में सुरक्षा प्रदान करती है। और भारत में इसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराने की योजना है। इसे जो है 41 से ज़्यादा देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, इस वैक्सीन को, ये वैक्सीन 4 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, लखपति बिटिया योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा दिल्ली सरकार। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक अलग अलग चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, कितने की? 1 लाख रुपए की। ये योजना पहले से चल रही लाडली योजना का ही एक उन्नत संस्करण है, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए है। इस योजना को कौन प्राप्त कर सकता है? तो उसके लिए जो शर्तें हैं वो पहली ये है कि बच्चे का जो जन्म है वो दिल्ली में होना चाहिए और परिवार कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली में निवास कर चुका हो और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और एक परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियाँ ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। BMC की पहली महिला नगर आयुक्त कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है अश्वनी भिड़े। अश्वनी भिड़े जो है ये वर्ष 1995 बैच की IAS अफसर है और इन्होंने जो है भूषण गगरानी को रिप्लेस किया है। इन्हें जो है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने के कारण मेट्रो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। जो BMC है इसकी जो स्थापना है वो सन 1888 के अंदर में हुई थी और ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे समृद्ध नगर निगमों में से एक माना जाता है। तो आज हमने अप्रैल महीने के पहले वीक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।